नमस्कार, मैं हूं धन्वेंद्र जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो अपने एक्टिवनेस और अपनी एक्टिवा के कारण पहचाने जाते हैं। शहर की राजनीति में जाना पहचाना नाम है कुलदीप जुनेजा का, जिन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत पार्षद से शुरू की थी, नेता प्रतिपक्ष बने, दूसरी बार विधायक बने और इस समय गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष हैं। शहर में बहुत ही लोकप्रिय चेहरा हैं। इसके अलावा उनकी उपलब्धता सर्वसामान्य के लिए हमेशा रहती है। उनका ना कोई दफ्तर है, ना कोई ठिकाना है, वो हर चौक चौराहे पर अपना दफ्तर लगाते हैं। उनके स्कूटी के डिक्की में पूरा लेटर पैड होता है, स्टैम्प्स होते हैं, जहाँ जो मदद मांगने आता है वहीं से उनको मदद मुहैया कराते हैं। जुनेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुनेजा जी, आपने अपनी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत बहुत निचले स्तर से शुरू की। गरीबों की सेवा को आपने अपना धर्म बनाया। राजनीति में आने का ध्येय क्या था? मेरे बड़े भैया रायपुर शहर के महापौर रहे हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं, पार्षद रहे हैं। उनको राजनीति को देख के, जो उनकी राजनीति कम थी, सेवा भावना ज़्यादा थी। वो भी हमेशा जनता की सेवा में करते थे। कुष्ठ रोगियों के साथ करीब करीब जितनी कुष्ठ रोगियाँ बसती हैं रायपुर में उन्हें नहीं बसाई है, और उनकी सेवा घर परिवार के सदस्य समान उनके साथ रहते थे। जी हाँ। तो आज मेरा भी उनके साथ वैसी संबंध है, जैसा उनने छोड़ के गए हैं वो, वैसी संबंध मैं भी उनको मेंटेन रखा हूँ। वो भी हमारे परिवार के समान हैं। तो उनको देखते देखते धीरे धीरे, जब वो पहले डिप्टी मेयर थे, पार्षद बने, फिर महापौर बने, तो फिर मैं भी पार्षद चुनाव से चालू किया लड़ना चुनाव, और पार्षद लड़ा, जनता के बीच में पार्षद रह के बहुत सेवा किया। फिर नगर निगम में दूसरी बार पार्षद बना, नेता प्रतिपक्ष बना, जनता की बहुत सेवा किया। पार्टी ने उस पर मुझ पर विश्वास किया और मुझे विधायक की टिकट दी कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद मैं विधायक बना, और आज फिर से दूसरी बार विधायक चुना हूं। और कांग्रेस पार्टी ने मुझसे ऐसे एक छोटे से कार्यकर्ता को आज बहुत बड़ी जवाबदारी हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन मुख्यमंत्री जी ने बनाया। तो आपने कोई लक्ष्य तय किया होगा कि मैं जब राजनीति में बड़े पद पर पहुंचूंगा तो शहर के विकास के लिए ये काम करूंगा, जनता के लिए ये काम करूंगा। कौन कौन से लक्ष्य आपने लेकर के शुरुआत की थी? नगर निगम में जुड़ा रहा हूँ तो ज़्यादातर मूलभूत सुविधाएं के लिए ज़्यादा जनता आती है। मूलभूत सुविधाएं जो रहती है उसी के लिए पब्लिक का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और पार्षद का पद ऐसा है जो क्षेत्र के हर नागरिक से डायरेक्ट संबंध रहता है। और जहाँ तक विधायक की बात है, विधायक को उतना ज़्यादा वो नहीं रहता है कि पब्लिक इस टाइप के काम बताए, लेकिन पार्षद का बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है जनता से। तो मैंने पार्षद पद में रहते हुए बहुत मेहनत करी जनता की। लेकिन जब आप विधायक बन गए तब भी लोग आपको पार्षद की तरह ही आपका जनता आपके पास उन्हीं समस्याओं को लेकर के आती रही। उसका कारण है कि मैंने आपको विधायक बनने के बाद चेंज नहीं किया ना, मैं भी पार्षद समान ही रहा। लोग बोलते थे कि विधायक बन जाएगा तो अब स्कूटर में नहीं घूमेगा, रोड में नहीं बैठेगा, तो लेकिन मैं स्कूटर में घूमता हूँ आज भी, और रोड में भी बैठता हूँ, जनता से मिलता हूँ। तो जनता को पहली बार उन्होंने देखा कि कोई विधायक। बड़ी बात है जब एक कार्यकर्ता जो छोटा सा पार्षद बन जाता है, ब्लॉक का पदाधिकारी बन जाता है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगता है। लेकिन आप जब पार्षद रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, विधायक रहे, और अब तो आप दूसरी बार के विधायक के साथ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष हैं, फिर भी आपका एक्टिवा से प्यार उतना ही है। क्या है कि लोगों को, जो जनता को, लोग को नेताओं से तकलीफ रहती है ना, वही रहती है कि बड़े पद में आने के बाद नेता दिखते नहीं, मिलते नहीं। हम लोग यही ज़्यादा सुनते थे कि नेता बन गया, विधायक बन गया, मिल नहीं सकते, बात नहीं करते ढंग से, नमस्ते का जवाब नहीं देते ठीक से। तो मेरे मन में शुरू से वो था कि अगर मुझे कोई स्वर्ण पद दिया है, पार्टी ने कोई बड़ी जवाबदारी दी, तो मैं जनता की ये जो वो है उसको दूर करूंगा, और जनता के वैसी जैसा रहता हूँ वैसी रहूंगा जैसा। ये बहुत बड़ी बात है। ये आमतौर पर होता नहीं है। पद के साथ गुरूर आता है, पद के साथ घमंड आता है, पद के साथ आदमी का व्यवहार बदलता चला जाता है। लेकिन कुलदीप जुनेजा जस के तहत रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आपके एक्टिवा में आपका लेटर पैड होता है, आपका सील होता है, आपके पास स्टैम्प पैड होता है, आपका कोई दफ्तर नहीं है। दफ्तर क्यों नहीं है? आप चौक चौराहे पर दफ्तर लगाते हैं। इसीलिए कि जनता को मिलने में कोई तकलीफ नहीं होती, जनता सीधे आके बात करती। कोई भी आदमी सीधा मेरे से बात कर सकता है, मेरे से मिल सकता है। रास्ते में मेरे को कहीं रोकते हैं, आवाज़ देते हैं, मैं रोक के लेटर पैड में सील लगा के उनको लिख के 2 लाइन दे देता हूँ। तो ये जनता का, और अब तो ऐसा है कि जनता का बहुत प्यार मिला है। पिछली बार से इस बार 16,500 से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विश्वास करके पुनः मुझे टिकट दी। 16,500 से जनता ने विजयी बनाया है। तो मेरा और फर्ज बनता है कि मैं और ज़्यादा जनता के बीच में रहूं, जनता का काम कर सकूं, और काम भी कराएं। बहुत सारे काम क्षेत्र में चल रहे हैं और आगे भी करते रहूँगा। जो भी काम होंगे जनता को सुविधाओं के हिसाब से मैं करता हूँ। अभी आप देखेंगे पूरे रायपुर शहर में अपने शेड बनवाए 2 ठों, ऐसा शेड कहीं नहीं देखेंगे आपने। जी हाँ, एक ये नई शुरुआत है कि सड़क में चौराहे के ऊपर शेड बनवा दें ताकि दोपहिया वाहन वाले, पैदल चलने वाले, जब रेड सिग्नल होगा तो उस
शेड के नीचे खड़े होकर सुविधा के मिलेगी, सुस्ता सकेंगे, पानी बरसात में और जो गर्मी धूप रहती है में बच उसमें सकेंगे। उससे बच सके। ये आइडिया आपको मिला कहाँ से? मैं क्योंकि रोड में बैठता हूँ ना, तो जनता की तकलीफ को देखते रहता हूँ सीधा। जी जी। जब मैं वहाँ चौक पे बैठता हूँ रोड में, मैं देखता था कि जनता कैसे, जब धूप रहती थी कोई झाड़ के पीछे छुपने भाग रहा है, कोई किधर ढूंढ रहा है, लोग झाड़ ढूंढते हैं कि पेड़ मिल जाए उसके नीचे खड़े हो जाए छाँव में बरसात में। तो आपने शेड तो बनवाना मैंने शुरू उसका किया। शेड बनाना शुरू किया कि मैं चलो शेड अब बनाऊं। ये शेड अब तो 2 चौराहे पर बन अभी चुके 2 हैं। और बनने चाले यहाँ पर मेरे, एक तेलीबांधा रोड में 2 और बनेंगे। जी जी। तो अब धीरे धीरे देखना आप पूरे शहर में नहीं पूरे प्रदेश में आपको शेड दिखेंगे। तो ये जो शेड बने हैं ये विधायक निधि से बने हैं। कुलदीप जुनेजा अपने निर्वाचन क्षेत्र के इलाकों में 2 शेड बनवा चुके हैं और 2 और बनवाने जा रहे हैं। तो उम्मीद भी है कि वो पूरे प्रदेश में इस तरह के प्रयोग को अब आगे बढ़ावा मिलेगा। जब कोई विधायक बनता है तो अपने क्षेत्र के लिए कोई बड़ा काम सोचता है कि मैं विधायक बनूंगा तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ये बड़ा काम कराऊंगा। आपने क्या सोचा? देखिए, मेरे क्षेत्र शहर का घनी आबादी वाला क्षेत्र है, पूरे शहर का पॉश एरिया है, घनी आबादी है। और आप देखेंगे अभी मेरे क्षेत्र में एक्सप्रेस वे भी बना है बहुत बड़ा जी। अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, लेकिन आज सबसे अच्छा सुविधा जो है जनता को एक्सप्रेस वे से मिली है। बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। मेरे क्षेत्र में स्काई वॉक भी बना है, स्काई वॉक भी बना है, उसकी कोई सुविधा जनता को अभी तक नहीं मिली। एक्चुअल वो आप कब तक शुरू कराने वाले हैं? स्काई वॉक को लेकर स्काई सहमति वॉक तो की बन गई। आवश्यकता नहीं थी बनाने की, हमारे शहर को उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। हमारे शहर को फुट ओवरब्रिज की ज़रूरत थी। फुट ओवरब्रिज बनाए थे थोड़े बहुत ना, तो हमारे शहर में बहुत था, लेकिन अब बन गया, करोड़ों रुपया खर्चा हो गया है। पैसा कांग्रेस या भाजपा किसी का, हमारा उनका नहीं है, पैसा जनता का है। जी। तो जनता का पैसे को देखते हुए हम लोगों में बार बार, अभी आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई 2-3 बार, यही निर्णय लिया गया कि इसको तोड़ा ना जाए। जनता भी यही चाहती है, शहर के प्रबुद्ध जन भी ये चाहते हैं कि इसको ना तोड़ा जाए। तब ये निर्णय हुआ है कि उसको वापस जो भी उसके है बनाया जाएगा वापस जनता को। और आवश्यकता नहीं थी उसकी बनाने की। आज फिर मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं थी बनाने की। जी हाँ, लेकिन अब बन जाएगा तो उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए जो भी अच्छा होगा करेंगे, जनता को सुविधा मिले। एक फ्लाईओवर की योजना बन रही है तेलीबांधा से लेकर के जय स्तंभ चौक आवश्यकता शहर को भी जरूरत है फ्लाईओवर की। अब शहर में फ्लाईओवर बनने चाहिए, 2-3-4 जगह टाटीबंद में बनना चाहिए, एयरपोर्ट से तेलीबांधा तक बनना चाहिए, और ये चल भी रहा है इसका काम। बहुत सारी चीज़ आगे भी बढ़ चुके हैं हम इस चीज़ के लिए, और बनना भी चाहिए, और इसके जनता को बहुत सुविधा मिलेगी। आज रायपुर में जो ट्रैफिक है उससे निजात मिलेगी हमको। जी हाँ। दलगत राजनीति की तरफ थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा। कांग्रेस में ये माना जाता है कि हर नेता का एक गॉडफादर होता है, वही नेता आगे बढ़ता है जिसका गॉडफादर होता है, लेकिन कुलदीप जुनेजा का कोई गॉडफादर नहीं है। फिर भी कुलदीप जुनेजा तो दूसरी बार विधायक बन गए। पार्टी का सदस्य, कांग्रेस पार्टी का रहा हूँ शुरू से, कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा हूँ। पार्टी ने मेरे काम को देखा, पार्टी ने मेरे व्यवहार को देखा, तब तो मैंने पार्टी विश्वास किया। भूपेश बघेल जी ने मेरे काम को एक बार विधायक में देखा, जनता के बीच में देखा, तब तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने विश्वास करके मुझे टिकट के लिए मेरा रिकमेंड किया। आज टिकट मिली है, तो मैं भी ये कोशिश करूंगा कि विधायक के बनने के बाद ऐसा कोई, तो वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस में जो गुटबाजी होती है कि मैं गुटबाजी से दूर रहता हूँ। मैं पार्टी का आदमी बनने की कोशिश करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का सिपाही बन के रहूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बन के रहूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और वो इस चीज़ को पसंद भी करते हैं कि आप गुटबाजी से दूर रहो, कांग्रेस पार्टी का काम करो, लोगों के बीच में जाओ, लोगों का काम करो। तो मुख्यमंत्री जी खुद इस टाइप के उसमें पसंद करते हैं और खुद भी ऐसा काम करते हैं, रोड जनता के बीच में रहते हैं। आपने बड़ी चतुराई से अपने आप को मुख्यमंत्री के गुट का बना लिया। और देखिए, मैं बताया ना, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेस पार्टी का आदमी हूँ, कोई भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली, उनका कार्य जो जनता के बीच में कार्य करने का ढंग था, मुझे भी अच्छा लगा। जी। राजनीति में इतनी व्यस्तता होती है, तमाम तरह की परेशानियां होती है, घर परिवार के लिए आप समय कैसे देते हैं? मेरा समय रात को, मैं कहीं भी 8-8:30 के बाद, अगर रिसेप्शन पार्टी के अलावा कहीं नहीं जाता। मैं रात की कहीं किसी जगह बैठक नहीं, 8-8:30 बजे रात को घर पहुंच जाता हूँ मैं। जी। सुबह से निकल जाता हूँ 7-8 बजे से, और रात को मैं 8 बजे से बाहर नहीं रहता, रात को कहीं नहीं जाता। राजनीतिक कार्यक्रमों में तो देर रात तक जाना राजनीतिक कार्यक्रम बताया ना, अगर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, रिसेप्शन पार्टियां जो रहती है उसी में जाता हूँ। राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाता रात को, फिर मैं सुबह दिन भर रहता हूँ, फिर रात को कोशिश करता हूँ कि नहीं जाता हूँ। लेकिन शादी ब्याह पार्टी रिसेप्शन रहेगी, कोई इतने सम्मान के साथ अगर कोई बुलाता है, कार्ड देता है, तो उसकी हाजिरी लगाना जरूरी होता है। घर का आपका सहयोग किस तरीके से मिलता है? राजनीति में आप चूंकि व्यस्त रहते हैं पूरा दिन, जैसा आप बता रहे हैं, मेरी पत्नी का सहयोग, मेरे पूरे परिवार, हम लोग सबसे आपको बताऊं कि हम लोग का संयुक्त परिवार है। हम लोग एक घर के अंदर में 35 से 40 लोग रहते हैं, मतलब एक बाउंड्री के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर ही सबके अलग अलग घर बने हुए हैं, लेकिन बाउंड्री के अंदर हम लोग 35-40 रहते हैं शुरू से। और हम सबकी पैदाइश रायपुर में, हम लोग यहीं पैदा हुए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ी सदारी कहलाते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं और छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ से प्यार है, रायपुर से प्यार है। तो हम लोग इसलिए चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम ना करे कि हमको नजरें झुकाना पड़े किसी के सामने। जी जी।
हमारे बड़े भैया महापौर थे, उनने भी कोई ऐसा काम नहीं किया। शहर की जनता आज भी उनको याद करती है। उनके नाम से आप देखिए इतना बड़ा इंडोर स्टेडियम भी रखा गया है। जी हाँ। तो उनके पद चिन्हों पे मैंने भी चलने की कोशिश की और उनके नाम को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया मैंने भी। जी जी जी। आपने कहा कि मैं छत्तीसगढ़िया सरदार हूँ, बहुत अच्छी बात है, लोग इस बात को पसंद भी करते हैं। लेकिन मैं आपके कुष्ठ बस्तियों के प्रति आपके समर्पण को देखता हूँ, पूरा शहर देखता है, पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं कि कुष्ठ बस्तियों में आपका प्यार किस तरीके से, किस तरह का समर्पण है। आखिर ये जिसको समाज का अछूत तबका माना जाता रहा है, उसके साथ आपने बहुत प्यार मोहब्बत किया, उनके साथ आपने समरसता स्थापित की, ये प्रेरणा आपको कहाँ से? मैं बताया ना, हमारे बड़े भैया बलबीर जुनेजा जी महापौर थे, उनके उससे प्रेरणा से लेकर मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। क्योंकि बस्तियों को, कुछ रोगी बस्तियों को बसाए उन्हीं ने पूरा। आप देखेंगे उनकी बस्तियों में जाके उनकी मूर्ति लगी है, और मूर्ति कोई हमने नहीं लगवाई, उन लोगों ने, कुछ रोगियों ने अपने पैसे से मूर्तियाँ लगवाई है। उनका जन्म तिथि पुण्यतिथि में बाकायदा उन लोग उनका वो करते हैं, माला चढ़ाते हैं, उनका वो करते हैं नाम। उन्होंने सारी बस्तियां बसाई, और जो चीज़ की जरूरत होती थी, किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी, तो वो पहला कुष्ठ रोगी उनको अपना परिवार मान के उनको मदद करते थे। आज वो आपके पास आते हैं? मेरे पास आते हैं, और मैं भी उनकी कोशिश करता हूँ कि उनको कहीं दिल ना दुखे किसी प्रकार का भी। कोरोना में भी अभी जितना बार भी मैं उनके बस्तियों में बहुत बार गया, उनको राशन बहुत सारे जितना राशन बोले उपलब्ध कराया, जो सामान की आवश्यकता थी उपलब्ध कराया। और किसी भी चीज़ की उनको कोई जरूरत पड़ती है तो हमारे पास ही आते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं। गांधी भी कहा करते थे कि पीड़ित मानवता की सेवा ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। आपने उस मूल मंत्र को अपने बड़े भाई से ग्रहण किया, उसको अब आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप समाज के उस तबके को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं। आपकी खेल में भी बहुत गहरी रुचि है, किन किन खेलों में आपकी रुचि है? मैं सभी खेल, क्रिकेट भी खेला हूँ, बैडमिंटन खेला हूँ, आज टेबल टेनिस संघ का चेयरमैन हूँ छत्तीसगढ़ का। टेबल टेनिस भी खेला हूँ, और जो भी खेल में सब में रुचि रही है। मैं छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। जी हाँ। और मेरे बड़े भैया जो थे वो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं बहुत टाइम छत्तीसगढ़ के। हम लोग पूरा पारिवारिक खेल कूद में रहा है, और हम लोग धार्मिक भी रहे कि गुरुद्वारा जाना, रोज बगैर गुरुद्वारा जाए हम लोग कभी, कोई परिवार सारे लोग गुरुद्वारा सुबह जाते हैं और पाठ पूजा करके तब अपने काम पे निकलते हैं। जी हाँ। धर्म में भी उतनी ही गहरी आस्था है, जितने खेलों में रुचि है, जितने समाज सेवा के कार्यों में आपका जुड़ाव है। तो ये जो सामंजस्य है आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में, ये जो तालमेल है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं, कितना संतोष महसूस करते हैं? देखिए, मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस चीज़ से भी, मेरे परिवार से भी। मेरी पत्नी का मुझे बहुत सहयोग मिलता है, बहुत, मतलब भाभी जी समाज सेविका है, पूरा समाज के समाज सारे कार्यों में लगी रहती और हैं। बहुत ज़्यादा उनका भी सहयोग मुझे बहुत मिलता है बराबर। गतिविधियाँ उनकी सारी सोशल जितनी गतिविधियाँ महिलाओं की है, हर समाज की महिलाओं के साथ उनका जुड़ाव है, और वो भी सेवा के क्षेत्र में आगे रहती हैं और काम करती हैं। और चुनाव टाइम भी, जब चुनाव आता है तो सब छोड़ के मेरे साथ चुनाव में भी बहुत मेहनत करती है। उनके समाज सेवा में जुड़े होने का लाभ भी आपको चुनाव में बहुत मिलता होगा? बहुत मिलता है, क्योंकि सब जब लोगों से जब जुड़ाव होता है तो राजनीति में ये तो बहुत मायने होता है। आपने खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है, उनमें आपकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां भी है, आप बताना चाहेंगे? प्रदेश की जनता जरूर जानना चाहे। देखिए, मैंने यहाँ पर टेबल टेनिस का भी टूर्नामेंट कराया, नेशनल टूर्नामेंट करा चुका हूँ, स्टेट के कई बार कार्यक्रम करा चुके हैं हम लोग, और बैडमिंटन के भी कार्यक्रम में बहुत सारे कार्यक्रम कराए हुए हैं यहाँ पर। क्रिकेट के कार्यक्रम तो हम लोग खैर बड़े कोई करा, लेकिन शामिल जरूर होते थे, लेकिन कोई कार्यक्रम हम लोग ऐसा अपने उससे नहीं करवाए हैं। लेकिन जो लोकल कार्यक्रम भी जो स्कूलों के रहते हैं, उसके कार्यक्रम में भी हम लोग बहुत हिस्सा लिए, कार्यक्रम भी कराते रहे हैं, और खिलाड़ियों को देख के बड़ा अच्छा लगता है। जी जी। और खेल आप खुद भी खेलने लग जाते हैं? मैं भी खुद खेलने लग जाता हूँ। जब भी आज भी टेबल टेनिस देखता हूँ, मैं खुद टेबल में भिड़ जाता हूँ, खेलने लग जाता हूँ। बैडमिंटन ग्राउंड में जाता हूँ तो बैडमिंटन खेलने लग जाता हूँ। हमने आपको बैटिंग करते हुए भी देखा है। हाँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ जब भी ऐसा कहीं मौका मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है सबके साथ खेलने कूदने में। और खिलाड़ियों को देख के वैसे ही उत्साह आ जाता है सब खिलाड़ियों को देखकर। मैं एक पुरानी घटना को याद करना चाहता हूँ, राजनीति से जुड़ा हुआ है, गैर राजनीतिक भी है। जब आप विधानसभा के मेंबर चुने गए पहली बार, सारे सदस्य वहाँ जब कार से पहुँचे थे, तब आप एक्टिवा से वहाँ पहुँचे थे, और उसके बाद आपने लगातार विधानसभा जाने का सिलसिला, जो शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, एक्टिवा से ही जाते रहे हैं। वहाँ तो आप कार से जा सकते थे? बहुत बार गया, एक्टिवा से जाता था, बहुत बार अच्छा लगता है, लोगों से मिलते जुलते, हलवाए रुकते, किसी काम करते। अब हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन जब से बना था, लेकिन पहली बार मैं अपनी पत्नी के साथ वहाँ भी स्कूटर में गया था जी। लेकिन अब बाद में, अब उसके बाद वहाँ गाड़ी से जाता हूँ, 25-30 किलोमीटर दूर पड़ जाता है तो संभव नहीं है वो जी। तो वहाँ पर गाड़ी से जाता हूँ, लेकिन आज भी शहर के अंदर फर्स्ट स्टॉप पूरा स्कूटर से घूमता हूँ। मैं एक बार फिर पुराने सवाल की तरफ मुड़ता हूँ। हर आदमी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। विधायक के तौर पर आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट रहा होगा। अब तो आप हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं। हाउसिंग बोर्ड में तमाम तरह की समस्याएं हैं।
हाउसिंग बोर्ड को ठीक करने का आपका सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि हम हाउसिंग बोर्ड को किस लक्ष्य? देखिए, हाउसिंग बोर्ड ने विश्वास जनता का से खोया है 15 सालों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को सिर्फ मतलब निचोड़ा है, देखा जाए तो जी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी वहाँ पर, कुछ भी नहीं छोड़ा। आज 15 सालों के अंदर में पूरे प्रदेश के अंदर में उन्होंने बिल्डिंगें खड़ी कर दी, आधी अधूरी बिल्डिंगें जो आज कंडम है और बेचने की स्थिति में भी नहीं है। जी हाँ। तो उन्होंने जितना बुरा कर सकते थे हाउसिंग बोर्ड का कर गए हैं। अब मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो अभी जो देख रहे हैं स्थिति ऐसी है, कोरोना के कारण भी बहुत सारा हमारा नुकसान हुआ है। कोरोना करके भी हम बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट ला नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब मेरा ये रहेगा कि जो हाउसिंग बोर्ड और सीपेज दो चीज ऐसे हैं कि एक दूसरे के पूरा के जुड़े हुए हैं। आप कहीं भी बात करेंगे हाउसिंग बोर्ड की तो एक ही आदमी के मुंह से निकलता है, अरे वो तो सीपेज होता है बहुत। जी हाँ। कहीं भी बात करेंगे, अरे वो तो सीपेज होता है। तो मैंने अधिकारियों की बैठक लेके सबसे पहले यही कहा कि इसको हम थोड़ा कोशिश करें कि दूर करें सीपेज और हाउसिंग बोर्ड को। इसके लिए कुछ प्रयास आपने? हाँ, इसका प्रयास कोशिश कर रहा हूँ। अब कोई अच्छा हमारा प्रोजेक्ट आएगा, जैसे एक डूमरतराई में हम ला रहे प्रोजेक्ट जी, 8 एकड़ में हमारे कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स। पुराने कॉम्प्लेक्स आपके बने हुए हैं, हाउसिंग बोर्ड के जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उसमें ये सीपेज की समस्या तो है सब जगह। तो उसको दूर करने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता दूर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऐसा हुआ है कि उसको कितना भी करें और पानी एक बार अपनी जगह कहीं भी बना लेता है घुसने का, उसको रोकना बहुत मुश्किल जाता है जी। ये तो बनाते टाइम अगर हम क्वालिटी गुणवत्ता में ध्यान दें अगर, तो एक बार बहुत सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन बनाते टाइम हम दिखते नहीं है और बाद में इसके लिए बोलते हैं तो गलत चीज़ है। जी अच्छा, हाउसिंग बोर्ड के पास अभी लगभग 450-500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो बिकी नहीं है। ज़्यादा, इससे भी 1000-1500 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी जो बिकी नहीं है। जी, उसको बेचने के लिए कोई देखिए, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड लगातार घाटे में चल रहा है और बहुत बड़ा ब्याज भरना पड़ रहा है। मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है और कल भी निवेदन किया। कल मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया तो उनसे कहा है कि इसमें अपन कुछ छूट का वो करेंगे, कुछ डिस्काउंट करने की कोशिश करें तो कुछ पुराने प्रॉपर्टी हमारी बिकेगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा है ठीक है, आप एक पत्र भेजना, फिर देखते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरा हाउसिंग बोर्ड के मकानों को नहीं बिकने का एक बड़ा कारण ये है कि मकान जब बनता है तब उसकी लागत कम होती है। मकान जब बिकती नहीं है तो उसमें साल दर साल ब्याज जोड़ करके उसकी कीमतें बढ़ा दी जाती है, जबकि उल्टा होना ये चाहिए कि मकान जितना पुराना हो उसमें डेप्रिसिएशन काट के उसकी कीमत को उसी को हम कोशिश कर रहे हैं। बात कर रहा हूँ मैं मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और उन्होंने वो भी बोला है कि ठीक है, इस पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे इसमें जो रेट कम हो सकता है करने की कोशिश करेंगे। अगर रेट कम हो जाएगा तो पुरानी प्रॉपर्टियां हमारी बिक जाएंगी जल्दी। तो ये बहुत बड़ी पहल होगी, बहुत अच्छी पहल होगी कि हाउसिंग बोर्ड के जो मकान बिके नहीं हैं उनकी कीमतें घटने वाली है। कुलदीप जुनेजा उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से उनकी बात भी हो गई है। यदि कीमतें घटने लगेंगी, कम कीमत में मकान मिलेगा तो सारी प्रॉपर्टी बिक सकती है। तो ये लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर होगी, क्योंकि रायपुर जैसे शहर में और जिला मुख्यालय में जो घर बने हुए हैं वहाँ जो प्रॉपर्टी है वो उसकी कीमत कम होगी तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। हाउसिंग बोर्ड का नया प्रोजेक्ट बड़ा क्या होने वाला है, क्योंकि आपने शहर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। एक सिंचाई कॉलोनी का शांति नगर का प्रोजेक्ट है, उसकी प्रक्रिया जारी है और सरकारी प्रक्रिया में समय लगता है, लिखा पढ़ी में बहुत सारी जगह में अभी हमारे नाम से ट्रांसफ़र भी हो गया है और जल्द से जल्द उसके ऊपर हम लोग 2-4 महीने के अंदर उस पर टेंडर भी बुला लेंगे। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा, और बाहर की कंपनियां आएंगी टेंडर निविदा डालने और कोशिश करेंगे कि सबसे पहले गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दें कि अगर इस शहर में बीच शहर के मध्य एक हाउसिंग बोर्ड को मौका मिला है तो हमें दिखाएं चाहें शहर में कि हाउसिंग बोर्ड को विश्वास पुनः हासिल करने का प्रयास करेंगे जनता से। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितनी लागत? 700 से 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, करीब 700-800 करोड़। कितने आवासीय भूखंड उसमें मिलेंगे? या देखिए, नीचे पूरा कमर्शियल है और 10 मंजिला बनाने का, ऊपर फ्लैट बनाने का है। जी हाँ। तो वो अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, इसलिए क्वांटिटी आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 10 मंजिला बनाने का है। ऊपर नीचे पूरा कमर्शियल रहेगा और ऊपर पूरा प्रोजेक्ट है ये करीब 2 या 3 फेज में रहेगा। ये करीब 37 एकड़ के आसपास जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, रायपुर शहर के बीचों बीच 37 एकड़ में आप नीचे कमर्शियल पूरा, तो एक बहुत बड़ा बाजार लोगों को मिलेगा और उसके बाद सब सुविधाओं के साथ में, पार्किंग के साथ, सब चीज के साथ में। जी जी। दूसरा एक प्रोजेक्ट हमारा यहाँ ला रहे हैं हम डूमरतराई में, 8 एकड़ जमीन है रोड में, तो वहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं। वो भी बहुत जल्दी शुरुआत हो जाएगी उसकी भी। जिला मुख्यालयों में कुछ इस तरह की योजना है क्या जो आपने रायपुर राजधानी के लिए बनाई है? पूरे प्रदेश में इस तरह की और कोई योजना हो जिससे व्यापारियों को भी फायदा हो, रहवासियों को भी फायदा हो? कोशिश करेंगे, अब जहाँ जहाँ जैसा जमीन मिलेगी हम ये कोशिश करेंगे। जैसे पहले लोग जमीन कहीं भी अंदर अंदर ले लेते थे। जी हाँ। शहर 15 किलोमीटर अंदर दूर, 20 किलोमीटर दूर कहीं कोई जाता नहीं है। आप जाके देखिए, कुमारी के आगे जैन मंदिर के अंदर परसदा है, इतना अंदर में इन्होंने मकान बना दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़े कर दी, आधी अधूरी पड़ी हैं, आज कोई खरीदता भी नहीं है। करोड़ों, 200-300 करोड़ की बिल्डिंगें वहाँ बन के खड़ी होगी कम से कम। तो ऐसा कोशिश करूंगा कि मैंने उनको कह दिया कि अब कहीं भी अगर आप ज़मीन लेंगे
पहले मैं जाके ज़मीन को मुआवना देखूंगा, जी हाँ, स्थल निरीक्षण करूंगा कि वहाँ पर जगह है, बनने लायक है और बिकने लायक है, नहीं तभी हम उसके ऊपर जी बनाएंगे। हाँ। तो हाउसिंग बोर्ड में एक बड़ी समस्या रही स्थल चयन की, सही स्थल चयन नहीं होने के कारण जो प्रॉपर्टी नहीं बिकने का एक बड़ा कारण ये भी है। आपने नामांतरण की बात की, हाउसिंग बोर्ड की बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जिसमें अभी तक वो ज़मीन हाउसिंग बोर्ड के नाम पर नहीं आ पाई है, लिहाजा जो हितग्राही हैं जिनको आपने मकान बेचा है उनके नाम पर वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं और आने वाले मतलब उनको तमाम तरह की राजस्व संबंधी दिक्कतें हो रही है। तो ये समस्या आपको नहीं, कितनी उसके बड़ी लिए आ दिखती रहे लगे हैं, उसके लिए भी कोई लोग जैसे भी आते हैं मेरे पास में, तो मैं तो तुरंत उसको समाधान करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग अभी कॉलोनियों के भी आए हैं। अब अभी खमाड़ी जाएंगे तो खमाड़ी के सारे लोग जितनी समिति वाले आए थे मेरे पास, आज एक सप्ताह से वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ सारे हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, साफ़ सफाई के लिए, लाइट के लिए, सीपेज जो बना रहे हैं वहाँ बना रहे हैं, पाइपलाइन फूटी उसको नया बदली कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ कि जनता का जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करता हूँ। आपके निजी शौक क्या है, आपको पसंद क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा पसंद क्या है आपको? किस उस क्षेत्र में बोल रहे हैं आप? जो आपको सबसे अच्छा लगता हो किसी भी क्षेत्र में। मुझे जनता की सेवा में ही अच्छा लगता है, खुश संतुष्टि मिलती है। जैसे अभी कोरोना में देखिए हम लोग कुछ पूरा निजी शौक भी होते हैं। निजी शौक में मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है निजी का, कोई भी चीज़ का। खेल कूद में रहा है, खेल कूद में रहता, खेलता कूदता था। अभी ऐसा कोई परिवार के साथ अच्छा लगता है। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। गाना कोई बहुत अच्छा नहीं गाता हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ मैं। नहीं, गाते तो आप बहुत अच्छा हैं। बहुत बाथरूम सिंगर रहा हूँ, बाथरूम में गाता हूँ। एक आध गाना सुना देंगे हमारे दर्शकों के लिए जो आपको बहुत पसंद हो, गुनगुना दीजिए हल्का सा। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। तो ये दिल की गहराइयों से निकली हुई आवाज़ थी, जो आपके सीने में जो जज्बा है ये उसका प्रकटीकरण था। कुछ एक आध और गुनगुना दीजिए, बहुत अच्छा। मेरे मोबाइल में एक रिंगटोन शुरू से मैंने एक ही डाली हुई है और वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो यही वो गाना है जो कुलदीप जुनेजा के जीवन का ध्येय वाक्य है, यही वो गाना है जो कुलदीप जुनेजा के जीवन का मर्म है, यही वो गाना है जो कुलदीप जुनेजा के जीवन का दर्शन है। जुनेजा जी, आपने हमको वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आप राजनीति के ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, जनता की सेवा इसी तरह करते रहेंगे और ये जो गाना आपने गुनगुनाया इसको मूल मंत्र मान करके आप जनता की सेवा करते रहेंगे। अगले हफ्ते एक नए शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।